गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुरेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी विषय के यूनिट फर्स्ट के बारे में। यूनिट फर्स्ट में जो उनके बेसिक टर्म्स हैं उसको आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जनरल कंसेप्ट ऑफ जेंडर एंड सेक्स। ठीक है, आज हम लोग उसके अंतर्गत जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के अंतर्गत जो जनरल कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसमें जो विभिन्न टर्मिनोलॉजीज जो यूज हुए हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा जो यहाँ पर टर्म है जिसको ऑलरेडी हमने बात कर चुका है वो क्या है, जेंडर एंड सेक्स। तो जब भी हम जेंडर एंड सेक्स के बारे में बात करते हैं तो आम लोगों द्वारा या सामान्य अर्थों में उसको एक ही मान लिया जाता है कि जेंडर का अर्थ भी लिंग होता है और सेक्स का अर्थ भी लिंग से ही लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से जो बात कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़े उसमें जो बेसिक डिफरेंस है उसके बारे में हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि पहली बात तो ये कि इसको हिंदी में क्या पुकारा जा रहा है। तो इसको कई लोग हिंदी में जेंडर बोल देते हैं, कई लोग इसको हिंदी में लिंग बोल देते हैं। ठीक है, और लैंगिकता से भी इसका नाता है, लैंगिकता भी बोल देते हैं। हिंदी वाले नाम में अक्सर जो है थोड़ा परेशानियां हो सकती हैं, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया गया है। एक छात्र ने हमसे पूछा भी था कि सर इससे रिलेटेड कुछ क्लासेस जरूर बताइए जिसमें टर्मिनोलॉजीज को क्लियर किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम जेंडर बोल रहे हैं तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, फिर एज इट इज लिख दीजिए उसको, सेक्स। अगर हम इसको लिंग बोल रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, यौन अभिविन्यास। यौन अभिविन्यास, ठीक है। और लैंगिकता बोल रहे हैं इसको तो सेक्स जो है सेक्सुअलिटी से रिलेटेड हो जाएगा, तो ये यौनिकता से भी इसको जोड़ा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम कुछ पुस्तकें जो मार्केट में हैं उसके अकॉर्डिंग बात करें तो इसको क्या बोला गया है, इसको बोला गया है जेंडर। ठीक है, इसको बोला गया है जेंडर। तो जब इसको जेंडर बोला गया है तो इसको या तो सेक्स या तो इसको लिंग बोल सकते हैं आप। ठीक है, आपको इन हिंदी मतलब में फंसना नहीं है, आपको ध्यान देना है इंग्लिश टर्म्स को। जेंडर है यहाँ पे और यहाँ पे सेक्स है, इस बेस पे आपको समझना है। फिर यदि प्रश्न में आप जब देखेंगे पेपर में क्वेश्चन आएगा तो जरूर यहाँ पे हिंदी में कुछ न कुछ शब्द यूज किया होगा, तो आप वहाँ पे देखिएगा इंग्लिश टर्म को। इंग्लिश टर्म में जो आपको वहाँ पे क्वेश्चन पूछा होगा उसी को फाइनल मानिएगा। ठीक है, इसमें क्या है, इसको जेंडर बोलेंगे तो भी गलत नहीं है, लिंग बोलेंगे तो भी गलत नहीं है, लैंगिकता बोलेंगे तो भी गलत नहीं है। उसी प्रकार से सेक्स को सेक्स या लिंग बोलेंगे तो भी गलत नहीं, लेकिन इसको लिंग बोलेंगे तो पक्का जेंडर को वहाँ पे जेंडर बोला जाएगा। ठीक है, उसमें यहाँ पे लैंगिकता भी बोल सकता है, लेकिन जो है इसको लिंग बोला है मतलब इधर जेंडर होगा या तो लैंगिकता होगा। उस शब्द जो है आपस में ओवरलैप हो जाते हैं, लेकिन इंग्लिश जो वर्ड है उसको ध्यान में रख के हमको करना है। जेंडर हम शुरू से बात किए थे कि ये क्या है, सोशियो कल्चरल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा है। ठीक है, और ये क्या है, पूरी तरीके से बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये सोशियो कल्चरल कॉन्सेप्ट है, मतलब समाज के द्वारा निर्मित किया जाता है जो जेंडर अवधारणा है वो, जिसके अंतर्गत एक मेल को क्या करना है, एक फीमेल को क्या करना है। जब वो मेल फीमेल के रूप में आइडेंटिफाई हो जाते हैं जिसको जेंडर आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं, तो उसके आधार पर उसके कार्यों का विभाजन यहाँ पे कर दिया जाता है या अदर्स, है ना भाई। जेंडर की बात करें तो हम यहाँ पे तीन हमको देखने को मिलता है, मेल फीमेल एंड अदर्स। अदर्स के अंतर्गत हम थर्ड जेंडर को लेते हैं। तो यहाँ पे हमको ध्यान देना है वही कि यदि उसकी पहचान मेल के रूप में हुई है तो मेल को क्या करना चाहिए, यदि फीमेल के रूप में उसकी पहचान हो चुकी है तो फिर उसको क्या करना चाहिए। ठीक है,
ये जो है पूरी तरीके से सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से निर्मित अवधारणा है। और बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये पूरी तरीके से उसके सेल स्ट्रक्चर को, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को देखकर उसको तीनों कैटेगरी में बांटता है, मेल में, फीमेल में एंड अदर्स में। दोनों में ही जो है मेल फीमेल एंड अदर्स होगा, लेकिन यहाँ पे सोशियो कल्चरल होगा, यहाँ पे बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होगा। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के अंतर्गत उसका ना केवल फिजियोलॉजी बल्कि उसका जो इंटरनल जो बिहेवियर पार्ट है या फिर जो एक्सप्रेस कर रहा है जीन के थ्रू, उस पर बात की जाएगी। पूरी तरीके से जीन बेस्ड होगा, सेल बेस्ड होगा, है ना। और ये जो है पूरी तरीके से समाज और सांस्कृतिक बेस्ड होगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये नेचुरल है, प्रकृति का सेक्स से जो रिश्ता है वही जो है जेंडर का रिश्ता है समाज या संस्कृति से, इसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें क्लियर हो गया। यहाँ पे मेल अगर सामाजिक रूप में बात करें तो ये क्या होगा, यहाँ पे अगर सामान्य एक उदाहरण ले हैं तो इसको यहाँ पे वीरता से दर्शाया जाता है, साहसी से दर्शाया जाता है, घर का मुखिया होता है, विभिन्न कार्यों को जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करता है, वो लीडर के रूप में होता है। फीमेल जो है यहाँ पे वो क्या है, उसकी संगिनी साथी के रूप में होती है, वो घर के भीतर काम करती है, ये घर के बाहर काम करता है। ये जो है कम मेहनत वाला काम करेगी और वो जो है अधिक मेहनत वाला काम करेगा। सर्वोत्तम होगा जो वो पुरुष होगा, और जो उससे कम उत्तम होगी या नहीं होगी वो महिला होगी उसकी साथी के रूप में। ये सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा है। और इधर जो है बायोलॉजिकली ही हम मेल फीमेल के अंतर्गत जो बात करते हैं तो यहाँ पे जो ऐसा मेल यहाँ पे दिखेगा बायोलॉजिकली, जिसमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो मेल फैमिली को या मेल कैटेगरी को डिनोट करता है तो वो मेल होगा। ठीक इसी प्रकार से फीमेल कैटेगरी के अंतर्गत उसका फीमेल से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज देखा जाएगा, चाहे वो फिजियोलॉजिकली हो या फिर अदर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सोशियोलॉजिकली और बायोलॉजिकली जो है बांटा जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक और टर्म हमारा आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैट्रियार्की। पैट्रियार्की, इसको हम लोग पितृसत्ता भी बोलते हैं। आज हम लोग जनरल कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पितृसत्ता अर्थात पिता का सत्ता, अर्थात प्रथम जेंडर का जो है सत्ता। यहाँ पे हम मेल को फर्स्ट जेंडर लेते हैं, सेकंड जेंडर लेते हैं फीमेल को, और अदर्स को थर्ड जेंडर यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जेंडर का जो है सत्ता होता है। पैट्रियार्की के अगर हम शाब्दिक अर्थ की तरफ चले, पैट्रियार्की पितृसत्ता के अंतर्गत, तो ये जो है लैटिन वर्ड जो पैटर बोलते हैं उस शब्द से मिलकर बना है। एक और अन्य शब्द है जो इससे संबंधित है वो है पैट्रिस। इन दोनों शब्दों का जो मूल अर्थ होता है वो है पिता। ठीक है, और दूसरा शब्द क्या है, आर्की है। आर्की का मतलब होता है शासन या सत्ता से, अर्थात प्रथम जेंडर का यहाँ पे शासन जो है पितृसत्ता कहलाता है। पितृसत्ता के अंतर्गत हम बात करें तो उसका जो प्रमुख बिंदु होता है, सेंटर पॉइंट जो होता है वो पुरुष होता है, अर्थात पिता के बाद जो पूरा उत्तराधिकारी होता है या फिर समस्त चीज़ों का जो मालिकाना हक रखता है वो क्या होगा, उसका पुत्र होगा, फिर उसका पुत्र होगा। तो ये जो परंपरा या रूढ़िवाद विचारधारा कहें, ये चलती जाती है। तो इस प्रकार की जो सत्ता है वो क्या कहलाती है, आपकी पितृसत्ता कहलाती है। अगर हम बात करें यहाँ पे मैट्रियार्की के बारे में, हम लोग कॉम्परेटिव चल रहे सबको, है ना, मतलब समझ रहे हो। मैट्रियार्की मतलब मातृसत्ता। पितृसत्ता जो है सदियों से चली आ रही है, लेकिन मातृसत्ता का भी एक स्थान अब बन चुका है। आप देखेंगे सरकार के द्वारा भी ये चीज़ को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मातृसत्ता आने का सीधा फायदा जो है महिलाओं को होगा, लड़कियों को होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो समाज में दबे हुए या हिडन पार्ट में जो थे वो ओपन रूप में आएंगे, फ्री हो जाएंगे और अपना भी अस्तित्व जो है उस पर्टिकुलर समाज में बना पाएंगे। समस्त कार्यों का निर्वहन जो है न केवल पिता या पुत्र के द्वारा होगा बल्कि वहाँ पे माता और बेटी के द्वारा भी वो चीज़ हो सकता है। तो मैट्रियार्कल के अंतर्गत जहाँ पे माता की सत्ता होगी, अब माता की सत्ता होगी इसका मतलब ये नहीं कि केवल माता की सत्ता होगी। मैट्रियार्की के अंतर्गत ये चीज़ भी कहा गया है कि पुरुष को बिना कोई परेशानी किए, मतलब ये जो है दोनों बराबर होंगे यहाँ पे, पिता और माता की जो
स्थिति है या अस्तित्व जो है बराबरी में देखा जाएगा, न केवल इनका अधिकार बल्कि इनका भी अधिकार वहाँ पे होगा। शासन भी यही मानता है, जानता है ना। ये हो गया पैट्रियार्की और मैट्रियार्की के बारे में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके अंतर्गत आप सुने होंगे जेंडर बायस। ठीक है, जेंडर बायस या इसी को मैं और एक चीज लिख रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, जेंडर बायस या डिस्क्रिमिनेशन। तो इसको हम बोलते हैं लैंगिक पक्षपात या भेदभाव। तो ये कब होता है, जब किसी व्यक्ति विशेष या महिला पुरुष कोई भी हो सकते हैं, तो जेंडर के आधार पर जब किसी व्यक्ति विशेष पे उसके मूल अधिकारों का हनन होता है या पक्षपात किया जाता है, अर्थात एक को कम और एक को ज़्यादा वो चीज़ दिया जाता है, चाहे वो शिक्षा हो, सम्मान हो, स्वास्थ्य हो, खान पान हो, इत्यादि चीज़ें जो है उन पर अगर समान रूप से उसका विभाजन या बंटवारा नहीं होता है, तो वहाँ पे जेंडर बायस या डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे कि हमने बेटी को शिक्षा नहीं दी जबकि ये टैलेंटेड थी, और जो बेटा है वो नकारा था, उसके बावजूद भी उसको आके पैसा देकर पास करवाने का काम भी किया गया। तो ये कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एक गैप सा बनता जा रहा है, एक पक्षपात की भावना वहाँ पे आती है कि लड़की को शिक्षा नहीं दी जाएगी, लड़के को शिक्षा दी जाएगी। तो ये पक्षपात का या डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का एक रूप है। ठीक है, तो इस तरीके से जेंडर आधारित जब इस प्रकार का कोई भी कृत्य किया जाए जो उसकी शिक्षा से, सम्मान से, उसके खान पान से, उसके रहन सहन से, उसके कपड़े से, इत्यादि चीज़ों से जो है पक्षपात किया जाएगा या भेदभाव किया जाएगा, तो वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर बायस कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले टर्म्स के अंतर्गत हम अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे हम बात करते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप। ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइप अर्थात जो लैंगिक रूढ़िवादिता। ठीक है, अब रूढ़िवाद और पक्षपात, भेदभाव, इसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। मान लीजिए ये शिक्षा से संबंधित जो पक्षपात अभी किया जा रहा था कि लड़की को नहीं पढ़ाएंगे, लड़के को पढ़ा रहे हैं, ये धीरे धीरे एक प्रथा में तब्दील हो जाती है, और एक परिवार के द्वारा इसको लागू करने के बाद अन्य परिवार भी वैसा ही करने लगता है, और ऐसे वो पूरे समाज में ये फैल जाता है, और समाज में फैलने के बाद ये पीढ़ी दर पीढ़ी उस चीज़ को बार बार रिपीट किया जाता है, जिस कारण से वो एक स्टीरियोटाइप का रूप ले लेता है। आपस में काफ़ी मिलते जुलते हैं चीज़ें, लेकिन अंतर है उसमें, है ना भाई। तो स्टीरियोटाइप के अंतर्गत कुप्रथाएं ऐसी आती हैं, रूढ़िवादिता, जिसके अंतर्गत ऐसे बहुत सारे कृत्य हैं जो किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत अगर हम बड़ी बात बोलें जो फेमस रहा, जो काफ़ी गलत प्रथा था जो चल रहा था समाज में, जैसे कि सती प्रथा, जैसे कि बाल विवाह, है ना, जैसे कि ये जो है विधवा जीवन व्यतीत करने पर मजबूर करना। अब देखिए यहाँ पर ये जेंडर स्टीरियोटाइप में ही क्यों आया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी एक पक्ष को ही हानि पहुंचा रहा था, उसमें दूसरे पक्ष का कोई रोल नहीं था। जैसे कि बात करें यहाँ पे सती प्रथा के अंतर्गत बात करें, तो सती प्रथा में पति के मृत्यु के बाद महिला को उसमें जबरदस्ती धकेल दिया जाता था और उसको सती कर दिया जाता था। तो यहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी गलत हुआ, और कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर प्रजाति को, जो है फीमेल है यहाँ पे, उनको दिक्कत हो रहा था यहाँ पे। लेकिन पत्नी के मर जाने के बाद क्या पति जो है ऐसा करता था? नहीं करता था, इसलिए वो सामाजिक कुप्रथा के अंतर्गत यहाँ पे आए। और ऐसे भी हमको किसी किसी भी जीव की हत्या करने का अधिकार नहीं है ना भाई, तो पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। और बाल विवाह के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखें, पुरुष प्रधान समाज में लड़कियों की कम आयु, अल्प आयु में भी उसका विवाह जो है अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कर दिया जाता था। तो बाल विवाह के अंतर्गत था, जो भी बहुत समय तक चला, लेकिन अब इन सब चीज़ का लगभग अंत हो चुका है। ठीक है, और ये चीज़ जो है विधवा जीवन, पति के मरने के बाद पत्नी को जब सती प्रथा का अंत हो गया, उसके बाद भी उसको विधवा जीवन जीने पे मजबूर किया जाता है परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा, और न ही किसी व्यक्ति के द्वारा उसको अपनाया जाता है। तो ये भी काफ़ी गलत बात है।
मैं आपको बता रहा था कि जेंडर बायस और जेंडर स्टीरियोटाइप में क्या बेसिक डिफरेंस है। अगर जेंडर बायस स्टीरियोटाइप बन सकता है, और कैसे बन सकता है उसके बारे में हम लोग बात की। पहले परिवार अपनाएगा, परिवार से पास पड़ोस वाले अन्य परिवार, ऐसे समाज में फैल जाएगा, और फिर वो एक समय से दूसरे समय तक कंटिन्यूसली पीढ़ी दर वो बढ़ते जाएगा। तो वो क्या कहला जाएगा, हमारा जेंडर स्टीरियोटाइप के अंतर्गत वहाँ पे आ जाएगा। एक और टर्म है जिसके बारे में हम लोग को यहाँ पे चर्चा करना है, वो है जेंडर रोल्स। ठीक है, जेंडर रोल्स क्या है। अब देखिए समाज में वो एक लड़का या लड़की के रूप में पैदा तो हो गया है। और सिमोन द बोर ने तो कहा ही है, स्त्रियां पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती हैं, है ना। एक्चुअल में वो जन्म से स्त्री नहीं होती, मतलब स्त्री के परिवार से इन लोग किससे लगाए हैं कि वो हमेशा पुरुष की शागिर्द रहेंगी, उसके नीचे रहेंगी और काम करेंगी। तो ये स्त्रियां पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है समाज के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे जेंडर रोल्स के अंतर्गत भी वही है कि इसमें जो मेल है फीमेल है, आफ्टर जेंडर आइडेंटिफिकेशन, जब जेंडर आइडेंटिफाई कर लिया गया पुरुष और महिला के रूप में, फिर उनको कुछ जिम्मेदारियां मिलती हैं, उनको वैसा ही करना होता है। अगर वो वैसा नहीं करेंगे तो वो मेल कैटेगरी में नहीं आ पाएंगे। यदि मेल मेल है तो मेल वाला काम करना पड़ेगा, फीमेल है तो फीमेल वाला काम करना पड़ेगा, है ना भाई। तो इस तरीके से वो जेंडर रोल के अंतर्गत आएगा। जैसे कि मेल है तो वो कुर्ता पजामा पहनेगा। कपड़े की बात करें तो, है ना, जैसे कपड़े के अंतर्गत तो कपड़े में जो लड़कों का पहनावा है उसको उसको धारण करना होगा, लड़कों जैसे कार्य करके उसको दिखाना होगा। लड़की है तो लड़की के रूप में उसको ढलना होगा, वो घर की चूल्हा चौका खाना पीना सब करेगी। बड़े भाई छोटे भाई को दिन भर केयर टेकर के रूप में रहेगी। पहनावे की अगर हम बात करें तो वो जो है लड़कों के कपड़े नहीं पहन सकते, उसको चूड़ियाँ पहनना है, उसको क्या बोलते हैं गले में नेकलेस जो है लगाना है, उसको श्रृंगारिक रूप से तैयार होना पड़ेगा क्योंकि वो लड़की है। और उसका निर्वहन अगर नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं वो जेंडर रोल्स को तोड़ने की कोशिश करेगी जो समाज के द्वारा बनाया गया है ना। तो इस तरीके से अलग अलग पर्सपेक्टिव से वहाँ पे जेंडर रोल तय किए गए हैं, चाहे उसके खान पान से रिलेटेड हो, शिक्षा से रिलेटेड हो। और जैसे कि बात करें शादी के समय, लड़की है तो उसको घर छोड़कर कहाँ जाना पड़ेगा, लड़के के घर जाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि लड़के लड़का जो है लड़की के घर आ जाता है ना, मोस्टली केस में देखा जाता है भाई। तो ये जेंडर रोल्स के अंतर्गत आता है। इस तरीके से आज हम लोग बहुत सारे ऐसे जनरल कॉन्सेप्ट के बारे में बात की जो जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी से रिलेटेड है। और इन सब चीज़ को जाने बिना हम जो है इसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फीचर्स हैं या कारण हैं क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, इन सब के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते थे। इसलिए पहला क्लास में सोचा कि इसको मैं बना दूँ और आप लोगों को बताऊँ। और अगर कुछ टॉपिक के बारे में अगर आप लोग को चर्चा करना है तो बेशक आप मुझे बता सकते हैं। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होता है। बहुत बहुत